हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे सबसे पुराने कंपोजिशन ऋग्वेद के बारे में और उस समय के ब्यूरियल्स के बारे में जिनसे हमें पास्ट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आइए शुरू करते हैं मैरी की स्टोरी के साथ। तो मैरी पहली बार अपनी पूरी क्लास के साथ लाइब्रेरी जा रही थी। तो मैरी जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर गई तो उसने देखा कि जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है, क्लासरूम से भी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स हैं जो कि किताबों से भरे हुए हैं और एक कॉर्नर में कवर्ड है जहाँ पे लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स की किताबें हैं। तो वो उस कवर्ड को देख के खोलने लगती है। तभी उसके टीचर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये जो कवर्ड है इसमें बहुत स्पेशल बुक्स हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का सेट है, वेदास। तभी मैरी के मन में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट आर दी वेदास। तो कुछ इसी तरीके के सवालों का जवाब हम इस चैप्टर 5 में पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, मतलब नॉलेज। हमारे हिंदू धर्म में वेदों की संख्या 4 हैं। देयर आर 4 ऑफ देम, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जिनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ये आज से 3500 ईयर्स एगो, आज से 3500 साल पहले ही कंपोज हो चुका था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा भजन है। हिम्स को हम भजन कहते हैं और सूक्ता भी बोलते हैं या फिर आप इसे वेल सेड भी बोल सकते हैं। और इन हिम्स में प्रेज किया गया है किसको? बहुत सारे देवी और देवताओं को। प्रेज मतलब प्रशंसा करना या फिर स्तुति करना। हमारे इन वेदों में 3 भगवानों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हैं। वो हैं अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, सोमा, प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक इज मेड। अग्नि जो हैं वो हैं आग के देवता, इंद्र जो है वो है योद्धाओं के देवता और सोम जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें से स्पेशल ड्रिंक्स बनती थी, दैट इज़ आप अमृत कह सकते हैं। हिम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। जो हिम्स हैं वो किसके द्वारा कंपोज किए गए थे? ऋषिज के द्वारा। ये डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे गए थे। ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद कैसे लिखा गया है? ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में। ये वो संस्कृत नहीं है जो आजकल स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये वैदिक संस्कृत है। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। हम वेदों के लिए जो बुक यूज़ कर रहे हैं या तो वो रिटन है या वो प्रिंटेड है। पर उस समय जो ऋग्वेद था उसका पाठ हुआ करता था और लोग उसे सुना करते थे, ना कि पढ़ा करते थे। ये इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। जब ये पहली बार बना था उसकी कई सेंचुरीज बाद इसको लिखा गया था और आज से 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया है। अगला पैराग्राफ है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, कि हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी कई हिम्स फॉर्म ऑफ डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई थी। जैसे नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल है विश्वामित्र एंड द रिवर्स। विश्वामित्र जी और रिवर्स के बीच कुछ बात हुई थी, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको हिस्टोरियंस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा और ये बताया कि ये उस समय लिखा गया जब काउस और हॉर्सेस को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ओके, तभी रिवर को काउस एंड हॉर्सेस से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इस पूरे डायलॉग्स में विश्वामित्र जी बस रिवर से कहते हैं कि जब मैं रिवर क्रॉस कर रहा रहूँ तो आप नॉर्मली बहते रहिएगा, मतलब शांति से बहते रहिएगा, मेरे एक्सेल के ऊपर मत आइएगा। ये वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो रिवर कहती हैं कि ओके हम आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे ताकि आप सेफली क्रॉस कर जाइए, या आप रीड करेंगे आपके समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स का।
इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कैटल के बारे में, हॉर्सेस के बारे में और चैरियट्स के बारे में। कैटल मतलब पशु, हॉर्सेस घोड़ा और चैरियट्स मतलब रथ हुआ करता है। चलिए देखते हैं क्या है इस पैराग्राफ में। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन में स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो कि कैटल के बारे में, चिल्ड्रन स्पेशली लड़कों के बारे में जो है, और हॉर्सेस के बारे में है। हॉर्सेस वर यूज्ड इन बैटल टू कैप्चर कैटल, लैंड फॉर पेस्चर एंड क्रॉप्स, वाटर एंड कैप्चर पीपल। जो हॉर्सेस रहते थे वो बैटल में यूज़ हुआ करते थे क्योंकि उनको रथ के साथ जोड़ दिया जाता था और फिर उनकी मदद से उस समय के जो राजा लोग थे वो कैटल कैप्चर करते थे, लैंड कैप्चर करते थे। और वो लैंड किस लिए कैप्चर करते थे? ताकि वो उसका पेस्चर और क्रॉप्स में यूज़ कर सकें। और पेस्चर मतलब चरगाह, मतलब जहाँ पर गाय बकरी चारा खाती हैं, दैट इज़ चरगाह। ग्रेजिंग लैंड इंग्लिश में बोला जाए तो, ओके। वेल्थ ऑब्टेन्ड केप्ट बाय लीडर्स, प्रेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। अब जब ये लड़ाइयाँ होती थी तो उससे जो भी वेल्थ ऑब्टेन, ज़्यादा जो भी वेल्थ उस समय के राजाओं को मिलती थी वो किसके द्वारा रख ली जाती थी? लीडर्स के द्वारा। कुछ प्रीस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी और कुछ वेल्थ वो लोग यज्ञास और सेक्रीफाइसेस, मतलब यज्ञ होता था उसमें वो लोग लगवा देते थे। यज्ञ क्या था? ऑफरिंग्स मेड इनटू फायर। जो इस समय यज्ञ होता है जिसमें हम फायर में ऑफरिंग डालते हैं, जैसे घी डालते हैं, ग्रीन डालते हैं, उस समय एनिमल्स भी डाले जाते थे। फिर हमने देखा कि मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ये जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें बहुत सारे मैन पार्ट लेते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, जैसे आज आर्मी है, आज से जब अशोक लोगों के पीरियड था तब भी आर्मी थी, पर उस समय आर्मी नहीं हुआ करती थी। उस समय असेंबलीज हुआ करती थी, लोग मिलते थे, डिस्कशन होती थी वॉर के बारे में, और वो अपना लीडर कैसे चूज़ किया करते थे? जो बहुत ब्रेव रहा करता था और स्किलफुल वॉरियर्स, जिसको बहुत सारी टेक्निक्स आती थी लड़ाई करने की। तो इस पैराग्राफ में ये था। हमारा अगला पैराग्राफ है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको लोगों को डिस्क्राइब करना है तो आप अलग अलग तरीके से करेंगे कि वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, वो किस तरीके की रीति रिवाज में मानते हैं, उनकी कम्युनिटी कैसी है, एट्सेट्रा। तो ऋग्वेद ने उस समय के लोगों को उनके काम के आधार पर दो तरीके से बांटा था। पहला, प्रीस्ट जो कि ब्राह्मण्स होते थे, इनका काम होता था रिचुअल्स परफॉर्म करना, मतलब रीति रिवाज परफॉर्म करना। और दूसरे होते थे राजास। ये वो राजा नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं। इन लोगों को ना ही किसी सिटी पे कब्जा जमाना रहता था, ना ही किसी से टैक्स मांगना रहता था, और जनरली बाप के बाद बेटा राजा नहीं बनता था। ये राजा अलग थे उन राजाओं से जिन्हें हम जानते हैं। अभी हमने देखा कि वर्ग के आधार पर कि कौन कैसा काम करता था, उस बेसिस पर दो पार्ट में लोगों को बांटा गया, एक प्रीस्ट और एक राजा। अब हम देखेंगे कि पूरी कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल को दो पार्ट में कैसे बांटा गया। तो दो वर्ड यूज़ किए गए, एक जन और एक विश। ये जो वर्ड जन है ये आज भी हम हिंदी में या अदर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और जो दूसरा वर्ड विश है, ये वर्ड है जो कहाँ से मिला हमें, या जिसमें से एक वर्ड बनेगा, दैट इज़ वैश्य, जो कि विश्व में से बन के आया है। तो हम इस वर्ड के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो कई विश और जन जो होते थे उन्हें नाम से बुलाया जाता था, जैसे पुरुजन या पुरुविश, जैसे भारत जन या भारत विश, यदुजन या फिर यदुविश, एंड सो ऑन। अब हम आगे पढ़ेंगे। The people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas and Dasis। फिर से वर्ड्स को बांटा गया। अब हमने क्या देखा कि आर्यास उन लोगों को कहा गया जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया, मतलब हिम्स को बनाया। और जो आर्यास के अपोजिशन में आए उनको उन लोगों ने बोल दिया दासास या दासियस। ओके, दे डिडंट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज।
ये लोग कोई भी सेक्रीफाइसेस में पार्ट नहीं लिया करते थे और शायद ये अलग अलग लैंग्वेज भी बोला करते थे। तो फिर हमें बाद में पता चला कि जो दास है इसका मतलब होता है स्लेव। स्लेव मतलब नौकर। तो इनका ओनर इन पे पूरी तरीके से डोमिनेशन करता था, मतलब पूरा हक जता के रखता था। स्लेव्स वर मैन एंड वुमेन आफ्टर कैप्चर्ड इन वॉर। स्लेव्स उन लोगों को बनाया जाता था जो कि लड़ाई में हार जाया करते थे। जो भी मैन एंड वुमेन लड़ाई हारने के बाद पकड़े जाते थे उन लोगों को क्या बना दिया जाता था? स्लेव्स बना दिया जाता था। अब हम आगे देखेंगे कि while the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. जब ऋग्वेद कंपोज किया जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में, तभी सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारे इंडिया में, और इंडिया में पहले बांग्लादेश पाकिस्तान सब मिला हुआ था, तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो देखते हैं ऋग्वेद के अलावा हमने और क्या जाना। हमारे अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। तो क्या था मेगालिथ? मेगालिथ वर स्टोन बाउल्डर्स, बिग स्टोन्स यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट। मेगालिथ को ब्यूरियल साइट्स मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये था क्या? ये बड़े बड़े स्टोन बाउल्डर्स थे। जब कोई ख़त्म हो जाता था और जब उसे दफना दिया जाता था तो उसकी समाधि के ऊपर इन बड़े बड़े स्टोनों को रख दिया जाता था ताकि हमें निशान मिल सके कि यहाँ पर किसी को दफन किया गया है। यही मतलब है मेगालिथ का। दैट इज़ ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं जो कहाँ यूज़ किए जाते थे? ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। आज से 3000 साल पहले मेगालिथ को खड़ा करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई थी। मतलब जब भी कोई ख़त्म होता था तो उसके ऊपर लाके उसकी समाधि के ऊपर लाके एक बड़े बड़े स्टोन रख दिए जाते थे जो मेगालिथ कहलाते थे। प्रेवलेंट इन डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। और ये परंपरा कहाँ कहाँ चलती थी? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए ये सारी मेगालिथ्स हैं। इनसे हमें पता चलता है कि इनके नीचे समाधि है और ये उनको इंडिकेट कर रही है। फिर हमने देखा इंडिकेशन ऑफ ब्यूरियल बीनीथ। हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह के अंदर ब्यूरियल है, मतलब समाधि है? तो सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। अभी हमने जो फोटो देखी थी ये वाली, ये बताती है कि जब भी कोई स्टोन बाउल्डर्स या फिर सिंगल लार्ज स्टोन ग्राउंड पे खड़ा होता है या फिर सर्कल में उसको लगा दिया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह के नीचे ब्यूरियल है। डेथ वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट। अब हमें एक और चीज़ पता चली कि जब लोग मर जाते थे उस समय तो उन्हें अलग अलग पॉट, मतलब बर्तन या फिर मटका बोल सकते हैं आप, उनके साथ गाड़ दिया जाता था। वो ज़्यादातर किस कलर के होते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। ऑल्सो विथ टूल्स, वेपन्स, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉन्सेल एट्सेट्रा। और ये तो ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ तो उनको गाड़ा ही जाता था और टूल्स भी उनके साथ रख दिए जाते थे, वेपन्स भी रख दिए जाते थे, हॉर्सेस के स्केलेटन भी हमको मिले थे तो इसका मतलब हॉर्सेस को भी उनके साथ दफना दिया जाता था, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू थिंग्स फाउंड विथ burials it can be known that some people were rich, other poor, some chief, other followers। जब हमने अलग अलग ब्यूरियल्स देखी उस समय पे तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि ये जो इंसान मरा है ये अमीर था या गरीब था, ये चीफ था या फिर उस चीफ का फॉलोअर था। आगे हमने क्या देखा? ऑल्सो सम ब्यूरियल्स हैड मोर देन वन स्केलेटन विच मीन्स पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली बरीड अंडर सेम प्लेस। कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि सेम फैमिली के लोगों को एक ही ब्यूरियल में रख दिया जाए, तो जब भी कोई इंसान ख़त्म होता था उसकी ब्यूरियल वो लोग करते थे और उसके ऊपर लाके मेगालिथ मतलब स्टोन रख दिया करते थे ताकि वो एक मार्क बन जाए, ताकि उस फैमिली का अगला मेंबर अगर ख़त्म होता है तो उसको उसी जगह ले जाकर गाड़ दिया जाए। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उन लोगों ने मेगालिथ की शुरुआत करी थी।
Stone boulder must be the sign so that they could return to same place whenever they want. ये हमने पढ़ा मेगालिथ वाले। अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पैराग्राफ भी कवर कर लिया है और ये पैराग्राफ भी कवर कर लिया। अब हमारा अगला पैरा है अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में हमें एक स्पेशल ब्यूरियल मिली थी, उसके बारे में हमारा ये अगला पैराग्राफ है जिसमें हम पढ़ेंगे इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव कहाँ है? साइट ऑन रिवर घोद, ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम। ये एक साइट है जो कि घोद रिवर के पास है, जो एक ट्रिब्यूटरी है भीम रिवर की। ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। इसको ऑक्यूपाई कब किया गया था? आज से 3600 और 2700 ईयर्स एगो के बीच में। Adults buried in ground straight head towards north. Vessels with food is placed with dead. इस समय एक जो भी इंसान मरते थे उन्हें ग्राउंड के अंदर बरी कर दिया जाता था। उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की ओर रहता था और उनके साथ खानों से भरे वेसल्स भी रख दिए जाते थे। उसी तरीके से वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन 4-legged क्ले जार। एक इंसान 4-legged क्ले जार में बरी मिला था। आप फोटो देख रहे हैं 4-legged क्ले जार की। इन कोर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस। और ये कहाँ बरी किया गया था? एक बहुत बड़ा घर था उस साइट पे जहाँ पर 5 रूम थे, उसके आंगन में इस इंसान को दफनाया गया था। उस घर में उनके पास ग्रेनरी भी थी। ग्रेनरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया गया था, क्योंकि उस साइट का सबसे बड़ा घर था। यहाँ बहुत अमीर लोग रहा करते थे। मे बी ये वहाँ का राजा हो। उसकी जो बॉडी थी उसके क्रॉस्ड लेग्ड पोजीशन थी, उसके पैरों की जो पोजीशन थी वो क्रॉस्ड में थी। अच्छा, इनाम गांव के में जो लोग रहते थे उनकी ऑक्यूपेशन क्या हुआ करती थी? सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसम। ये सारी सीड्स हमें वहाँ से मिली थी, तो वो ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। कई एनिमल्स की बोन्स मिली थी और उन पे कट मार्क्स भी थे। एग्जाम्पल कैटल हुआ, गोट, बफेलो, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, डियर, एंटीलोप, हेयर, ब्लैक बक, टर्टल एट्सेट्रा। ये भी हमें मिला था। फ्रूट्स क्या हुए थे? बेर हुआ था, आंवला, जामुन, डेट्स, बेरीज। तो इससे हमें ये पता चला कि वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। वो लोग एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स पे हमें कट के मार्क्स भी मिले, तो वो उसे भी खाया करते होंगे, इन सारे एनिमल्स को। फ्रूट्स में वो इन सारी चीज़ों को यूज़ किया करते थे। बीच में हमने ये वाला पैराग्राफ छोड़ दिया था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको ग्रुप में बांटा गया है, जैसे इंडो यूरोपियन। इसमें संस्कृत है। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली अलॉन्ग विथ एसएमएस, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी एंड इंग्लिश। फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया की कुछ भाषा हैं और यूरोप की कुछ भाषा हैं, तो इस कैटेगरी का नाम दे दिया इंडो यूरोपियन। ऐसे ही तिब्बतो बर्मन फैमिली है जिसमें नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज यूज़ की गई है। द्रविडियन फैमिली है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आता है। ऐसी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है जिसमें झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेज आती है। फिर हमने देखा लास्ट वाला एल्सवेयर में कि 3500 ईयर्स एगो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। आज से 3500 साल पहले चाइना में सबसे पहली राइटिंग का एविडेंस मिला ऑन एनिमल्स बोन्स। और ये राइटिंग कहाँ की गई थी? एनिमल्स के बोन्स पे। उनकी जो बोन्स थी वो थी ऑरिकल बोन्स। इनका काम क्या था? ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती थी। तो स्क्राइब्स क्या करते थे, जैसे उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो फ्यूचर में होगा, तो वो उस पर लिख दिया करते थे और फिर उन बोन्स को जला दिया जाता था। फिर जलने के बाद जो उन पे क्रैक्स आया करते थे, उनसे उनको वो जो फॉर्चून टेलर्स थे वो पढ़ते थे और फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखी, वो थी कंपोजिशन ऑफ वेदास आज से 3500 साल पहले, बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ आज से 3000 ईयर्स एगो, सेटलमेंट ऑफ इनाम गाँव। इनाम गाँव कब सेटल किया गया था? बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो।
और ये क्या है, चरक फिजिशियन। अच्छा, एक पैराग्राफ और है जिसमें चरक फिजिशियन के बारे में बताया गया, जो कि आज से 2000 ईयर्स एगो पहले हुआ था। चरक का इंट्रोडक्शन हमें इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा, जिसमें हमें बताया गया था कि स्केलेटल स्टडीज से हमें क्या पता चलता है। तो चरक एक फिजिशियन थे उस समय के, जिन्होंने एक बुक लिखी थी और बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स हैं, जो कि इस समय 200 हम लोग बोलते हैं। शायद उनने उस समय हमारे टीथ, कार्टिलेज एट्सेट्रा की बोन्स को गिन लिया होगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि इस लॉकडाउन के टाइम में वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।